नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम, लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां सीधे हम आप किसानों से जुड़ते हैं एक फ़ोन कॉल के माध्यम से और आपके अलग अलग सवालों का हम समाधान करने की यहां पर कोशिश करते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद रहते हैं। अलग अलग विषय इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं और उससे जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास होता है। तो आज का विषय क्या है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। आज का विषय गन्ने की किस्म एवं प्रबंधन। जी हाँ, गन्नों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से गन्नों में रोग व कीट प्रबंधन किया जा सकता है। साथ ही दूसरा हमारा विषय है नए बागों की स्थापना, जिसमें विशेष तौर पर आम, अमरूद, नींबू वर्गीय फलों की हम बात करेंगे। तो गन्ना फसल अगर आप ले रहे हैं तो ऐसे में इस समय कैसे आप अच्छी फसल प्राप्त कर सके, उन बातों का ध्यान रख सकते हैं और कौन कौन सी इससे जुड़ी खास बातें हैं, इसके लिए आप नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे दो टोल फ्री नंबर हैं, 1800-113060, दूसरा नंबर नोट कर ले 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आज हम आपको बताएंगे गन्ना के बारे में और साथ ही बागों के बारे में कि कैसे आप नए बागों की स्थापना करें। और अगर हम दोनों ही फसलों की बात करें तो ये नकदी फसलें हैं, हमारे किसानों को इससे अच्छा लाभ हो सकता है। और गन्ने की खेती लगभग पूरे देश में होती है और 3 बार साल में आप इसकी फसल ले सकते हैं। लेकिन इस समय जो हमारे किसानों ने गन्ने की फसल ली है, क्योंकि फुटाव शुरू हो चुका है और जो कहते हैं कि ग्रोथ स्टेज में है फसल, तो यहाँ पर बीमारियाँ लगने की आशंका बढ़ जाती है। तो ऐसे में सावधानी किस तरीके से आप बरतें, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही अगर आप नए बाग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि मिट्टी में नमी है। तो किस तरीके से बागों की तैयारी करें, अपने क्षेत्र के हिसाब से कौन से फल आप चूज़ करें ताकि आगे चल के आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। हमारे 2 मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर SK सिंह है, आप विभागाध्यक्ष उद्यान विभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका कार्यक्रम में। आप बागों के बारे में बताएंगे। आज हम आम, अमरूद और नींबू वर्गीय फलों की बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर SK पांडे जी भी हैं, आप अध्यक्ष गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल से। आपका भी डॉक्टर पांडे बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप गन्ने के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम बता रहे हैं कि जो बागवानी है उसे हमारे देश में काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे जो दर्शक हैं और जो किसान हैं वो पारंपरिक फसलें तो लेते ही हैं, गेहूं, धान, बाजरा, ये सब कुछ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बागवानी को बहुत ही व्यावसायिक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है और किसान से काफ़ी लाभ भी उठा रहे हैं। नए किसान जो कि इसे अपनाना चाहते हैं उन्हें क्या सलाह देंगे, बागवानी क्यों आज के समय की मांग है? बहुत ही बढ़िया आपका सवाल है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब कृषि विविधीकरण की बात करते हैं तो इसमें उद्यानिकी फसलों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप जैसा कि आपने बताया कि ये नगदी फसलें हैं और इनको लगाकर किसान अपनी आमदनी को दुगना भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। कई केस में देखा गया है कि 4 से 5 गुना उसकी मुनाफा बढ़ जाता है। तो यहाँ उद्यानिक फसलों में कहें तो वो लगाना चाहता है, धान गेहूं की अपेक्षा वो चाहता है कि इन फसलों में वो जाए। और यहाँ देखा गया है कि जो बहुवर्षीय फसल है, जैसे कि फल है, तो इसे जब वो लगाता है तो वो इसको वैज्ञानिक ढंग से ही लगाए तो बेहतर है। और जब वो लगाना शुरू करता है तो कुछ मुख्य बातें ऐसी हैं जिसे उसे समझना चाहिए। और वहाँ ये है कि पहले मिट्टी उसकी जांच करवा ले, तो उससे वो क्लियर हो जाता है कि मिट्टी की उर्वरता क्या है, उसमें गुणवत्ता क्या है, उसमें कोई कमी है तो उसको दूर करे। साथ ही भूजल उसका भी परीक्षण करवा ले, जिससे कि ये भी ज्ञात हो जाए कि क्या उसमें ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा लवण है या खारापन है, जिससे वो, तो उससे क्या होता है कि जो उसे फल जो लगाना है उसके बारे वो बहुत ही अस्वस्थ हो जाता है कि मुझे अगर उस क्षेत्र में अगर आम नहीं हो सकता तो वहां नहीं लगा सकते और उसकी व्यावसायिक खेती करनी है। बिल्कुल। तो आपके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कैसी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के अनुसार ही आप सही फसल का चुनाव करें, क्योंकि देखिए बागवानी फसलों में ये होता है कि अब
आप 4-5 साल बाद इंतज़ार करेंगे फल आने का, और तब पता चलता है कि आपने सही बाग नहीं लगाया, सही फल का, सही बीज का, वृक्ष का आपने चुनाव नहीं किया है, तब काफ़ी देर हो चुकी होती है और ऐसे में फिर किसानों का जो मनोबल है वो भी टूट जाता है। इसलिए शुरुआत से इन सब बातों की जानकारी पूरी तरीके से आप एकत्रित कर लें, उसके बाद ही बागवानी का फैसला करें या फिर नए बाग लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात करेंगे आपके सवालों की। देखते हैं। देश में काफी संख्या में किसान फलों की खेती कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में किसानों में बागवानी फसलें लगाने का रुझान काफी बड़ा है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार काफी सराहनीय प्रयास कर रही है। दूसरी फसलों के मुकाबले बागवानी फसलों की खेती किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकती है। ये समय नए फल बाग लगाने के लिए एकदम सही है। ऐसा माना जाता है कि मानसून के मौसम में गर्मी के साथ नमी यानी उमस होती है, जो पौधे की जड़ों को अच्छी तरह फैलने में मदद करती है। वैसे तो नए बाग लगाने की तैयारी जून महीने में की जाती है, लेकिन जो किसान उस समय तैयारी नहीं कर पाए, वे इस समय सदाबहार फल वृक्षों के बाग लगा सकते हैं। किसान इस समय आम, नींबू वर्गीय फल और अमरूद लगा सकते हैं। किसान अपने इलाके को ध्यान में रखकर ही अच्छी किस्मों के पौधे लगाए। बाग लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसान मिट्टी की जांच जरूर कराए। मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए, साथ ही इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो और जिसमें पानी लंबे समय तक नहीं रुकता हो। मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन बाग लगाने लायक है या नहीं। अच्छा बाग लगाने के लिए किसान फलों की उत्तम किस्मों का ही चयन करे। फलों के बाग लगाने के लिए स्वस्थ और बेहतर किस्म की रोपण सामग्री का उपयोग करें। किसान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखे तो फल बागों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया कि इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी, और साथ ही डॉक्टर सिंह ने भी बताया कि दुगुनी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा वृद्धि आपके आमदनी में हो सकती है। बस सही फसल का आप चुनाव करें, कौन से फल आपके इलाके के अनुसार हैं और आपके जो स्थिति है, आपकी भौगोलिक स्थिति वो कहाँ है, बाज़ार कितनी दूर है, कहाँ कौन सी फलों की मांग है, इस बात को ध्यान में रख के सभी बातों पर आप गौर करने के बाद अगर बागवानी करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा। इसमें आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। कोई भी सवाल आपके मन में बागवानी से जुड़ा हुआ है, आज की जिन फसलों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं फलों पर, तो ज़रूर आप हमें कॉल करें। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर पांडे, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर पांडे, हम अगर अब बात कर लें जिस तरीके से हम गन्ने के बारे में बात कर रहे हैं और गन्ने की फसल के बारे में, जैसे मैंने कहा कि पूरे साल इसकी फसल 3 बार ली जा सकती है और पूरे देश में होती है, और हमारे किसानों को भी इसमें काफ़ी सुगमता महसूस होती है। फसल एक तरीके से थोड़ा किसान इसको लेकर सेफ फसल भी मानते हैं, लेकिन इस समय जब फुटाव शुरू हो गया है, कई तरह की बीमारियां भी लग सकती हैं क्योंकि आर्द्रता भी है मौसम में। तो क्या हमारे किसानों को इस समय सलाह देना चाहेंगे जो गन्ने की फसल ले रहे हैं? मैडम, किसान भाइयों, जैसा आप सभी जानते हैं कि गन्ना एक नकदी फसल है और पूरे वर्ष खेत में खड़ी रहती है। धान गेहूं 4 महीने 3 महीने में कट जाते हैं, लेकिन गन्ने की फसल पूरे वर्ष खेत में खड़ी रहती है। बिजाई से कटाई तक विभिन्न प्रकार के मौसमों का, जाड़ा, बरसात, गर्मी, तूफान आदि सबको बर्दाश्त करते हुए अपना जीवन काल पूरा करती है। और बिजाई से लेकर इसकी कटाई तक इसकी विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के कीटों, बीमारियों का लगना प्रायः होते ही रहता है, संभावित है। और गन्ने की फसल मीठी है, मिठास पे कीड़ों का और बीमारियों का प्रकोप बहुत ही अधिक होता है। वर्तमान परिवेश में इस समय किसानों के खेत में 3 प्रकार की फसलें खड़ी हैं। एक पेड़ी फसल, दूसरी वसंतकालीन रोपित फसल, तीसरी फसल है जो ग्रीष्मकालीन, जिसकी एक तो हो गई अक्टूबर रोपित, दूसरी हो गई फरवरी माह में रोपित। और कुछ उत्तर प्रदेश के किसान भाई गन्ना गेहूं कटने के बाद भी गन्ना की फसल लगाए हैं। इन सारी फसलों में
अभी के समय में अगर रैटून है, जिसको हम पेड़ी फसल कहते हैं, इसमें कीड़े की बात करें तो एक काला चिटका, जिसके हम ब्लैक बग कीट कहते हैं, इस कीट का प्रकोप देखा जा रहा था और देखा जा रहा है, जिसको हमारे किसान भाई ये समझते हैं यह कीट पेड़ी फसल में लगता तो जरूर है, लेकिन ये बरसात होने पर स्वतः समाप्त हो जाता है। मैं किसान भाइयों को सूचना देना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। यह गन्ने के जमाव से लेकर अब जो पर्यावरण परिवर्तन होने के चलते अब यह कीट फसल के पकने और कटाई तक काफ़ी नुकसान करता है। यह चूसक वर्ग का कीड़ा है जो पौधों के विभिन्न भागों से बोरी बनने से पहले पौधों के टीलर से, कल्लों से, पत्तियों से, तनों से रस चूसता है। पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, फुटाव नहीं होता। आगे चलकर यह गन्ने की पत्तियों के लीफ सीध से रस चूसते हैं, पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि पौधों की पत्तियां ही भोजन बनाती हैं। अगर पत्तियां अस्वस्थ हो गई तो पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसको आप इसका नियंत्रण करना आवश्यक समझें, और अगर आपने नियंत्रण नहीं किया और आप अपने खेत में जाएं, पौधे के कल्लों को फैलाकर देखें, उसमें चींटे की तरह काले काले कीड़े भरे होंगे, तो आपको ज़रूरत है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें किसी जैविक परजीवी या भक्षी की उपलब्धता नहीं है, तो मजबूरन नाशक का ही दवा का छिड़काव करना पड़ता है। इसके लिए आप खेत में इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में और उसमें 20 ml शैम्पू मिलाकर स्टिकर के रूप में छिड़काव कर जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने बता दी, लेकिन अब हमारा प्रयास होगा कि हमारे जो दर्शक पांडे साहब अभी रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आगे और विस्तार से बात करेंगे आपसे, और साथ ही कॉल्स भी लेंगे दर्शकों की। देखते हैं इससे जुड़े हमारी आज की रिपोर्ट। हमारे देश में बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती करते हैं। गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ने का विशेष योगदान है। अच्छी फसल के लिए गन्ने की उन्नत किस्मों की खेती करना और उसका प्रबंधन करना काफी जरूरी है। जिन किसानों ने गन्ने की फसल लगा रखी है, वो फसल में शेष बची 1 बोरी यूरिया इस महीने मानसून वर्षा आने पर डाले। गन्ने की देर से बोई गई फसल में निराई गुड़ाई करने के बाद इस महीने मिट्टी चढ़ाने का काम पूरा कर ले। साथ ही किसान जल निकास का उचित प्रबंधन करे। वर्षा के दिनों में पर्याप्त वर्षा न होने पर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। शरदकालीन गन्ने को गिरने से बचाने के लिए बंधाई जरूर करे। छोटी भेदक की मादा तिल्ली जुलाई में पत्तियों की निचली सतह पर समुद्र में अंडे देती है। अंडे वाली पत्तियों को नष्ट कर दे और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करे। गुरदासपुर बेदक के नियंत्रण के लिए सूखे अगोले को काटकर जमीन में दबा दे और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का उपयोग भी कर सकते हैं। वहीं सफेद गिडार के नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। गन्ने को गिरने से बचाने के लिए जुलाई महीने में मिट्टी चढ़ाना और जुलाई अगस्त में गन्ने की बंधाई करना जरूरी है। बिल्कुल, तो अभी आपने गन्ने पर ये हमारी रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि किस तरीके से गन्ने का हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, स्थान है, और नकदी फसल है। हमारे किसान भी पूरे देश में ये फसल लेते हैं। हमारे विशेषज्ञ ने भी बताया कि कैसे पूरे साल इसकी फसल जो है खेत में आपको ज़रूर दिखाई दे जाएगी, किसी न किसी सीज़न की फसल, क्योंकि साल में 3 बार आप इसकी फसल ले सकते हैं। एक कॉलर है महेश, जिन्होंने मध्य प्रदेश की देवास से में फ़ोन लगाया है। आइए बात कर लेते हैं महेश जी से। महेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है। मुकेश, माफ कीजिएगा, मुकेश गुर्जर जी हैं देवास मध्य प्रदेश से। जी मुकेश जी, सवाल बताएं। जी मुकेश गुर्जर हूँ देवास से, एमपी। जी मुकेश जी, स्वागत है। हम आपका नाम ठीक करा देते हैं यहाँ पर। सवाल बताइए। अच्छा, पहले आप टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए। जी जी कर लिए, धन्यवाद। जी मुकेश जी, मुझे आम के पौधे 500 रोपित करना है, तो प्रमाणित पौधे कहाँ से मिलेंगे?
और उसके बाद में उद्यान की विभाग से हम बात करते हैं, उद्यान के अधिकारी से, वो बोलते हैं आपको ही पौधा लाना है, किसानों को ही पौधे लाने पड़ेंगे, और कितने में कोई एक पौधा पर प्लांट कितने में पड़ेगा और कौन सी प्रजाति अच्छी रहेगी हमारे यहाँ अनुकूल। जी मुकेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रमाणित पौधे कहाँ से प्राप्त होंगे? आम का बाग लगाना चाहते हैं ना जी, आम के बारे में उन्होंने पूछा। मुकेश जी, आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि आप जागरूक भी हैं और जानना चाहते हैं कि कहाँ से प्रमाणित पौधे, जो सही पौधे हैं, वो मिले। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो है, आपने जो अपने समीप जो है कोई भी कृषि विश्वविद्यालय है, ये बहुत ही बढ़िया स्रोत है जहाँ से आप अच्छे पौधे, जो गुणवत्ता वाले पौधे ले सकते हैं। साथ ही जो सरकारी नर्सरियाँ हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की नर्सरीज होती हैं, वहाँ भी ये प्रमाणित जो अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे होते हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। और इससे ज़्यादा बेहतर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत सरकार की साइट है, एक संस्था है जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसकी जो वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक देखेंगे कि एक पोर्टल है नर्सरियों का। वहां जाके आप क्लिक करें और अपना राज्य का नाम डालें और अपने अगल बगल के जितने ब्लॉक हैं वहां डालें, और उसमें आप देखेंगे कि जो एक्रेडिटेड नर्सरियां हैं, ऐसी नर्सरियां जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और वहां कौन सी किस्म है, उस पौधों मतलब कितने एज का पौधा है, क्या रेट है और कितनी उनकी मात्रा उपलब्ध है, ये जानकारी आपको मिल जाती है। और वहां से पौधा लेने पे आपको सही पौधे मिलेंगे, और उसमें कोई मैं नहीं कह सकता कि उसमें गलत पौधा दिया, क्योंकि फलों में खास करके इसका मान्यता यह है कि अगर आपने गलत पौधा शुरुआत में ही लगा दिया तो उसको आप 5 साल के बाद या 4 साल के बाद ही जान पाएंगे जब उनमें फलत होगी। तो कोशिश करें कि पौधा उन्हीं जगहों से ले जो मान्यता प्राप्त हो, और सही चुनाव करके ही ले। और जहां तक किस्मों की बात है, किस्मों में आप कुछ देसी किस्में अगर लगाना चाहते हैं तो वो ले ले, जो आपको मार्केट अच्छा सा मिले। और साथ ही जो नए किस्में जो हमारे संस्थान और विश्वविद्यालय दे रही हैं, उन्हें भी ले, कि उनमें कोई ना कोई अच्छे गुण होते हैं, चाहे वो प्रसंस्करण के हो, चाहे वो निर्यात हो। तो ये दोनों के लिए अगर कुछ आप विविधीकरण करना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात बताई आपने कि जो देसी किस्में हैं उनके अलावा ऐसी नई किस्में भी हैं जिनका प्रसंस्करण बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। प्रसंस्करण के लिहाज से वो काफ़ी अच्छे किस्में हैं, और साथ ही निर्यात यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहाँ पर भी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं गन्ना फसल के बारे में, और साथ ही कैसे करें नए बागों की स्थापना। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं गन्ना फसल प्रबंधन के बारे में। कौन कौन सी कीट और बीमारियां इस मौसम में आपकी फसल को घेर सकती हैं, इसके लिए आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। और साथ ही तमाम जो जानकारियां विशेषज्ञ से दी जा रही हैं उनका पालन आप करें ताकि आपको अच्छी फसल प्राप्त हो सके। साथ ही नए बागों की स्थापना पर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं। आम, अमरूद, इसके अलावा अगर आप नींबू वर्गीय फसलें लेना चाहते हैं, मसलन मौसम्बी की बात कर लें, कीनू की बात कर लें, या फिर संतरा, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। चलिए बढ़ते आगे, और अब मैं डॉक्टर पांडे आपके पास आना चाहूँगी। गन्ने के बारे में आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे थे, जैसा कि हमने कहा कि क्योंकि अभी गन्ने की फसल में फुटाव शुरू हो गया है और ग्रोथ स्टेज पर है, तो इस वक्त मुख्य रूप से किन किन बीमारियों के बारे में आप बताना चाहेंगे, और क्या अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी बीमारियाँ हैं जो कि किसानों को जिसका ध्यान रखना ज़रूरी रहता है?
हमारे किसान भाई अलग अलग क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में अलग कीट लगते हैं और उत्तर भारत में कुछ कीट अलग लगते हैं और कुछ कीट कॉमन होते हैं। इस समय उत्तर भारत में लगने वाले कीटों में टॉप सूट बोरर, जिसे चोटी बेधक के नाम से जानते हैं, इसका प्रकोप पाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश तक, बिहार, उड़ीसा, इन राज्यों में, राजस्थान, इन राज्यों में जहाँ भी गन्ने की खेती है, चोटी बेधक कीट का प्रकोप पाया जा रहा है। और जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि चोटी बेधक कीट की तीसरी पीढ़ी जो इसी जून महीने से शुरू हो गई है, काफ़ी नुकसान करती है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेत में जाएं और उसके नर मादा कीट को पकड़वा के यांत्रिक नियंत्रण के विधि से इसको समाप्त करना है। इनके द्वारा, मादा के द्वारा दिए गए अंड समूहों को, जिनकी एक अंड समूह में 250 से 300 सुंडियां होती हैं, अगर एक अंड समूह आपने मार दिया तो 300 सुंडियों को मार के 300 गन्नों को बचा लिया। यांत्रिक नियंत्रण करना है, फेरोमोन ट्रैप लगाना है और ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम परजीवी, अंड परजीवी को खेत में छोड़ना है। और अगर आवश्यक हो जो किसान भाई, तो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 17.8% घुलनशील सांद्रण की 150 मिलीलीटर मात्रा पौधों की जड़ों में दें। इससे चोटी बेधक कीट का प्रबंधन हो जाएगा। अगर हम बीमारियों की बात करें, एक बीमारी का लक्षण जिसे हम पोकाबोइंग बीमारी कहते हैं, जिसका लक्षण गन्ने की फसल में परिलक्षित हो रहे हैं, जिसमें गन्ने की पत्तियां आपस में उलझ जाती हैं जी। पत्तियां उलझी हुई हैं और किसान भाइयों को ऐसा लक्षण मिलने पर खेत में मेढ़ के पास 1-2 कतारों में ये लक्षण शुरू में दिखाई देते हैं। अगर पत्तियां उलझी हुई हैं तो आपको कार्बेंडाजिम 50 WP नामक दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जहां भी स्पॉट ट्रीटमेंट कर देना है, न कि पूरे खेत में। जैसे ही बरसात शुरू होगी, इसका प्रकोप बढ़ने की संभावना होती है, उस समय एक छिड़काव पुनः कर देंगे तो इस बीमारी से नियंत्रण हो जाएगा जी। और गन्ने की फसल। एक कॉलर है देवेश सिंह है, जिन्होंने हमें माफ कीजिएगा राजस्थान से कॉल किया है देवेश जी ने। जी देवेश जी बताइए, सवाल क्या है आपका? देवेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। माफ कीजिएगा, धीरेन्द्र जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, नौगांव राजस्थान से। धीरेन्द्र जी क्या प्रश्न है? जी मैं ये जानकर लेना चाहता हूँ कि नींबू की ऐसी कोई किस्म है कि जो खारे पानी के प्रति सहनशील है? जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह, ये हमने देखा है कि राजस्थान की समस्या भी है जो खार रहता है पानी में, तो वहाँ के अनुसार आप क्या सलाह देना चाहेंगे? धीरेन्द्र जी, जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं कि नींबू में जो बडेड पौधे होते हैं, जो चश्मा चढ़ाए हुए पौधे होते हैं, जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा तैयार किया जाता है, तो यहाँ देखें कि वो पौधे खट्टी के पौधे पे, जट्टी खट्टी जो मूलवृंत होता है, उस पे अगर बडेड पौधे हैं, वो अगर आप लेते हैं नर्सरियों से, तो वो क्षारीय भूमि में अच्छे तरह से ग्रोथ भी लेंगे और उसमें फल भी गुणवत्ता वाले बनेंगे। तो देखें कि मूलवृंत जो है सही हो और वही उन्हीं पौधों का चुनाव करें और वैसे ही नर्सरियों को कहें कि वो आपके लिए तैयार करें। क्योंकि जो हम दक्षिण भारत से पौधे लाते हैं वो ज्यादातर रंगपुर पे लाइन पे बनाए रहते हैं, तो वो यहाँ बहुत अच्छा नहीं करते हैं। तो बेहतर होगा कि खट्टी पे जो आपने चश्मा चढ़ा हुआ पौधा मिलता है उनको लें और उन्हीं को अपने क्षेत्र में लगाएं, तो ये छारेपन से समस्या से आपको समाधान मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। और जो अभी जानकारी दी डॉक्टर सिंह ने किस तरह की किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं, ज़रूर आप आगे बढ़ सकते हैं इस दिशा में। डॉक्टर सिंह, अब क्योंकि नए बागों की स्थापना की हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि जैसे आपने बताया कि मिट्टी की जांच करा लें, भूजल स्तर कितना है उसको ज़रूर आप पहले देख लें, उसके बाद ही आप चुनाव करें बाग लगाने का। तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, मतलब थाले किस तरीके के बनाए जाएँ? और आम, अमरूद और हम नींबू वर्गीय फलों की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग फलों के अनुसार क्या अलग अलग तरह की तैयारी करनी पड़ेगी? जैसे कि अभी गर्मियां चल रही हैं और अब किसान को जो जागरूक है उसे खड्ड की तैयारी में लग जाना चाहिए, और जो वैरायटी है उसकी ओजस के हिसाब से जो है उसकी दूरी तय होती है। अब गए वो दिन जब हम आम को 12 बाई 12 मीटर पे लगाते थे, अब उन्हें हम
6 मीटर जो ओजस वाली भी किस्में हैं उसे भी हम 6 मीटर पे ले आते हैं। तो एक तो उसे चुनाव ये करना है कि कितनी दूरी पे पौधे लगाना है, किस विधि से लगाना है, उसके वर्गाकार में लगाना है। किस तरह की विधियां होती हैं डॉक्टर साहब? त्रिकोणीय विधि भी है, फिर उसको हम हेजरो सिस्टम में डबल रो लगाते हैं और बीच में थोड़ी ज्यादा गैप छोड़ते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम सब्जी वगैरह ले सकते हैं, अंतर फसल जो से कहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये किसान को करना पड़ेगा शुरुआत में ही। और इसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है खड की तैयारी। वहां उन्हें ये देखना है कि खड किस साइज का बनाए। अगर खड की तैयारी वो नहीं कर पाते हैं तो इसकी वैज्ञानिक ढंग से खेती लंबे समय तक नहीं कर सकते। शुरुआती कुछ दिनों तक तो फल मिल जाएगा, उसके बाद फल बहुत ही छोटा होता जाएगा, उसमें कोई ना कोई विकार देखने को मिलेगा, प्राय फल जो है वो गिर जाएंगे, इस तरह से बात होती है। तो यहां देखें कि जब नींबू वर्गीय फल है या अमरूद है तो उसे 2.5 गुना फिट के और गड्ढे 2.5 गुना गहराई भी हो, इतने बड़े गड्ढे खोदने हैं उसे। अगर आम लगाना है तो 3 फीट या 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का गड्ढा खोदवाई करते हैं, और उसमें जो ऊपर वाली सतह की जो मिट्टी होती है उसे एक तरफ रखते हैं, नीचे वाली जो मिट्टी निकलती है उसे अलग रखते हैं। ऊपर वाली सतह में उर्वरता होती है और इसी मिट्टी को हमें फिर उसे भरना है। उसमें कम से कम 10 से 12 किलो सड़ी गली गोबर की खाद, 1 किलोग्राम के आसपास जो जिप्सम होता है, जहां पीएच की समस्या है, जहां पे 8, 7, 7.5, 8, 9 के आसपास पीएच है, तो कम से कम 1 किलोग्राम उसमें जिप्सम जरूर डालें। 250 ग्राम के आसपास नीम की खल, ये डालना इसलिए जरूरी है कि इन उत्तरी भारत में देखा जाए तो प्राय बहुत ज्यादा दीमक की समस्या है, तो उससे भी रोकथाम करना है। और 2 से 250 ग्राम डीएपी, ये सारी चीजें मिला के उसे नीचे सतह पे भर देते हैं, और जो नीचे वाली मिट्टी निकली थी उसे ऊपर भरकर और इस तरह के उठा देते हैं, जिससे कि आइडिया ये है कि जैसे भी मानसूनी बरसात होगी धीरे धीरे ये सेटल हो जाएगा। और चूंकि आपने जिप्सम मिलाया है वो, तो ये 3 सप्ताह में एक खड बिल्कुल तैयार हो जाएगा लगाने के लिए। जैसे जुलाई के अंत में जो हम कहते हैं कि पौधे आपके मिल जाते हैं अगर अच्छी सोच से, तो उन्हें तैयार रखें और उस समय ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और वो लगाने योग्य हो जाता है। तो खड की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे वैज्ञानिक ढंग से तैयारी करेंगे तो पौधे की क्षमता भी बहुत लंबे समय तक बने रहेगी और गुणवत्ता वाले फल मिलेंगे, ये आप जान के चलें। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि अगर सही विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन्हें आगे चल के समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और वैसे जैसा कि शुरुआत में डॉक्टर सिंह ने भी बताया कि फलों के बाग लगाने में बहुत सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि आपको फल 4 साल बाद 5 साल बाद मिल रहे होते हैं, और उस वक्त अगर गलती होगी शुरुआती दौर में तो फिर आपको बहुत समय बाद पता चलता है कि गड़बड़ी हुई थी, तब तक काफ़ी आपका श्रम जा चुका होता है, लागत जा चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए शुरुआत में इन सभी बातों को सुनिश्चित कर लें। डॉक्टर पांडे, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि पोषक तत्व प्रबंधन किस तरीके से गन्ने की फसल में इस स्टेज पर करने की ज़रूरत होती है, और वो कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान, पोषक तत्व प्रबंधन से जुड़ी हुई बातें जिनका ध्यान रखना किसानों के लिए ज़रूरी है, क्या बताना चाहेंगे? पोषक तत्व प्रबंधन, हम जब गन्ने की खेती में जब हम कोई भी खेती करते हैं तो पहले मिट्टी की जांच कराते हैं। मिट्टी की जांच के अनुसार हम सूक्ष्म और जो मुख्य तत्व हैं उनकी भरपाई करते हैं। वैसे गन्ने की फसल में इस समय बात करें तो गन्ने की फसल में जून के अंतिम सप्ताह में पोषण प्रबंधन के अंतर्गत सारे जो हमें डीएपी, यूरिया जो भी डालना है, नत्रजनी और उर्वरक, सारे उर्वरकों को 30 जून तक देकर मिट्टी चढ़ाकर बंद कर देते हैं। 30 जून के बाद किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोई भी खाद गन्ने की फसल में न दें, और आवश्यकता अनुसार अगर उसमें तांबे की कमी का कोई लक्षण, जिंक का, बोरान का, इस तरह के अगर लक्षण आते हैं तो उनके अनुसार सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना पड़ता है, और किसी भी यूरिया और इसका प्रयोग अब नहीं करना है। जी, सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी मैं आगे आपसे बात करूंगी, आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार जी, आवश्यकता अनुसार, ठीक है, इस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगी। और दर्शकों से कहते हैं अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर हमें कॉल करें। अभी हमारे फ़ोन लाइन्स चालू हैं, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात करते हैं। कानपुर से हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मैं अमरूद और नींबू वर्गीय पौधों को नए बाग के लिए जानकारी चाहता था कि किस तरह से और कौन सी वैरायटियां हमारे खेत के लिए उपयुक्त रहेंगी।
अमरूद और नींबू के बारे में जानना चाहते हैं आप, कानपुर उत्तर प्रदेश। जी राम जी, हमने आपका प्रश्न सुन लिया है। अमरूद और नींबू के बारे में आप जानना चाहते हैं, कानपुर से हैं आप उत्तर प्रदेश के। जी डॉक्टर सिंह क्या बताना चाहेंगे? राम जी साहब, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। आपके यहाँ दोनों चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो सकती हैं। अमरूद में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी में नमी नहीं रहती है तब आप कोई सी भी किस्म लगा सकते हैं। जैसे पुरानी देसी किस्में थी, इलाहाबाद सफ़ेदा और सरदार, तो वो लगाना है। अगर वहाँ उगटा रोग की समस्या अगर देखी जाती है, जो पुराने बाग अगर सूख रहे हैं, तो वहाँ ये करें कि आप सरदार लगाएं। साथ ही जो हमारे रहमान खेड़ा में जो हमारा मैंगो रिसर्च स्टेशन है, जो CISH लखनऊ जिसे कहते हैं, वहाँ की 2 किस्में हैं, एक ललित है और एक उनका श्वेता है। ये दोनों जो हैं प्रसंस्करण के लिए बनाए हुए हैं। जो ललित जो है खास करके लाल गूदे वाला है, और श्वेता जो है ये सफेद है। साथ ही एक पंजाब किरण है, हिसार सुरखा है और इलाहाबाद सुरखा। ये सारी जो है ये गुलाबी गूदे वाली हैं जो प्रसंस्करण में जा सकती हैं, जिससे नेक्टर बनता है। देखना यह है कि आपका उद्देश्य क्या है। कम से कम 3 से 4 किस्मों का मिश्रण करें, जिससे कि आपको ये अलग अलग समय पे तैयार भी हो, आपको पैसा भी अच्छा दें। नींबू में जहां तक मैं बताना चाहूंगा, वहां आपके पास कई किस्में हैं। विक्रम है, प्रमालनी है, शायद सरबती है, ये तिरुपति में जो हमारा शोध केंद्र है, और महाराष्ट्र जहां पे आप प्रभणी और राहुरी, इन दोनों कृषि विश्वविद्यालयों से आप बहुत यात मात्रा में जो लाइम के जो पौधे हैं ये आप प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हें जो लगाने की जो विधि है वो आप कोशिश करें कि नए बाग कम दूरी पे सघन या मध्यम सघन बागवानी ही करें। और इन्हें जैसे मैं कतार से कतार कहूं तो 4.5 मीटर की दूरी रखें, पौधे से पौधे 3 मीटर की दूरी रखें, जिससे कि बीच में ट्रैक्टर वगैरह भी चल जाए और कुछ सब्जियां या अंतर फसल भी ले सके। तो इस तरह से क्या होता है कि जमीन की भी उपयोगिता बढ़ती है, पौधे को भी आप कम दूरी पे लगाते हैं, और ढंग से उनकी सगाई भी करना ये बहुत जरूरी बात है। फलों में खास करके आम लगाएं या नींबू लगाएं या अमरूद लगाएं, उसकी सगाई 2 से 3 साल हम इसलिए कहते हैं कि सगाई हो जाने के बाद एक कैनोपी की शेप आ जाती है, जिसमें कि फलत बहुत अच्छी हो पाती है और फल भी गुणवत्ता वाले बनते हैं और बड़े बनते हैं। जी, कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में मैं आपसे जानूंगी, लेकिन फिलहाल बहुत जरूरी है। हमारे लिए वक्त हो गया यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें
तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपको बता दें। आज हम बता रहे हैं कि कैसे आप गन्ने फसल में कीट और बीमारी प्रबंधन करें और अच्छी फसल प्राप्त करें, और साथ ही नए बागों की स्थापना कैसे करें। अगर आप आम, नींबू वर्गीय फल या फिर आप अमरूद की फसल लेना चाहते हैं तो इस वक्त बिल्कुल आप इस पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर इससे जुड़े कोई प्रश्न है तो आप हम तक पहुंचाएं। पांडे जी से बात कर लेते हैं गन्ने के ऊपर। गन्ने के बारे में जैसा कि आपने बताया पांडे साहब की जो पोषक तत्व हैं उनका किस तरीके से प्रबंधन करें। जो सूक्ष्म पोषक तत्व है मैं थोड़ा उसके ऊपर आना चाहूँगी। गन्ने में कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन करना ज़रूरी होता है और किस प्रकार से करें। मैडम, किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि खेती में कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और गन्ने की फसल में बोरान की कमी परिलक्षित होने लगी है, सल्फर की कमी आने लगी है, जिंक की कमी आती है। और इन मुख्य रूप से जिंक, बोरान अभी किसानों के खेत में गन्ने की फसल की पत्तियों पर, और आयरन जिसपे लोहा, 3 तत्वों की कमी दिखाई पड़ती है। लोहा का अगर लक्षण लोहे की अगर कमी होती है तो गन्ने की पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं, एकदम सफ़ेद। उसमें पर्णहरित की कमी हो जाती है, पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं। अगर जिंक की कमी होती है तो पत्तियों की मध्य नाड़ी हरी रहती है और अगल बगल कि दोनों लैमिना जो है वो पीलापन लिए होता है, और बाद की अवस्था में उसमें हल्के हल्के लाल छींटे पाए जाते हैं। बोरान की कमी होने पे पत्तियां स्प्रिंग की तरह सिकुड़ जाती हैं, मुख्य गोप की पत्तियां स्प्रिंग की तरह सिकुड़ जाती हैं। तो सेलुलर के नाम से जो बाजार में उपलब्ध है पोषक, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरान का, इसका 0.5% का छिड़काव करते हैं। अगर पत्तियां सफ़ेद हैं तो 400 फेरस सल्फेट 400 ग्राम छिड़काव करते हैं। और अगर पत्तियां जिंक सल्फेट का जो मैंने लक्षण बताया, जिंक का मैंने जो लक्षण बताया, तो जिंक सल्फेट का छिड़काव करने से शुरू की अवस्था में ही पौधों में इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। जी जी बिल्कुल। तो कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखें ताकि सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उनकी कमी आपकी फसल में ना हो। डॉक्टर सिंह, अब जैसे कि आप बता रहे थे कि किस तरीके से बागों का चुनाव करें, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मेरा सवाल ये है कि हमने गन्ने की बुआई इस सीजन में करी हुई थी मई माह में, तो उसमें जो है कुछ हमारे जो है गन्ने जमे जो है और कुछ नहीं जमे। जो जमे हैं वो स्वस्थ हैं और कई सारे जो है वो जमे नहीं मैडम जी। ठीक है, तो उसके बारे में जो है हम जानना चाह रहे थे। प्रतापगढ़ से हैं, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से राजेश शर्मा। पांडे साहब क्या बताना चाहेंगे आप इन्हें। शर्मा जी, आपने मई में गन्ना की बिजाई किया है, जो बहुत ही देर से आपने बुआई किया। सॉरी, उस समय गन्ने का जो बीज होता है काफ़ी पुराना हो चुका होता है। उस समय करना क्या चाहिए था आपको, शायद आपने किया भी होगा, कि 2/3 ऊपर का हिस्सा ही बिजाई के लिए लेते हैं, नीचे का हिस्सा जड़ की तरफ से काट के हटा देते हैं। और जब मई में हम गन्ने की बिजाई करते हैं तो खेत में नमी की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, और गन्ना के बीज का चुनाव ऐसा करना चाहिए कि प्रति पोरी जो आँखें हैं स्वस्थ होनी चाहिए, नीचे का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कोई पेड़ी की फसल हो तो बीज उससे नहीं लेना चाहिए। बीज की मात्रा आपको बहुत अधिक डालना चाहिए, नॉर्मल से, सामान्य से बीज की मात्रा अधिक डालना चाहिए। और समय समय पे 8-8 दिन पे गन्ने में सिंचाई करते रहना चाहिए। इस तरह करने से गन्ने में जमाव अधिक होता है। दूसरा क्या है कि गन्ने के बीज को बहुत नीचे बिजाई करके उसके ऊपर पाटा नहीं चला दें। कम से कम 1 इंच
1 इंच ही मिट्टी अधिक से अधिक बीज के ऊपर होनी चाहिए। तो ये सब जमाव कम होने के कारण है, और इसमें से आप देख लीजिए कि कहाँ कमी रही है, आगे इसका ध्यान देंगे। अगर आपके पास पुराना गन्ना हो या कोई पेड़ी की फसल हो, वहाँ से पौधों को लेकर आप कम जमे हुए स्थान पर रोपाई कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, जिससे आपके खेत में जो खाली स्थान है उसकी भराई हो जाए। और आगे जो बिंदु मैंने बताया, उन बिंदुओं पर ध्यान देना कि लेट बिजाई में बीज अधिक डालना है, नमी होना चाहिए, और बीज को बहुत नीचे नहीं डालना है। जी बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर बताई हैं हमारे दर्शक जिन्होंने सवाल किया था। और अब बागवानी फसलों से जुड़ी, चलिए एक और कॉलर आ गए हैं। हेलो जी जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। जी रामकिशन जी, मैडम मैं अचार की गूदे वाली वैरायटियां कौन कौन सी हैं आम में? ओके, तो उसके बारे में जानकारी चाहता था। जी अचार प्रसंस्करण करना चाहते हैं तो अच्छे गूदे वाली कौन सी? जी रामकिशन जी, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि सारे आम की किस्में हैं, इससे हम अचार जो बनाते हैं वो सारे अच्छे गुणवत्ता वाले में नहीं बनते हैं। आम के लिए कुछ खास किस्में विकसित की गई हैं। उनमें एक किस्म है जो देसी हमारा बहुत पुराना चले आ रहा है, वो है रामकेला, जो बिल्कुल उसमें रेशेदार होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, और इसमें जो है ये इसका जो गूदा है ये गलता नहीं है। तो ऐसे ही किस्मों को लेना है, और ये किस्में ही आपको अचार के रूप में लिए जाएंगे बाजार। साथ ही एक किस्म है वहाँ वेंगुर्ला महाराष्ट्र की है, जो अचार के लिए ही तैयार की गई, एक चैन है वहाँ से, तो वेंगुर्ला से भी आप मंगवा सकते हैं पौधे। अन्यथा रामकेला जो हमारी प्रमाणित नर्सरियां हैं उनके यहाँ बहुतियात पौधा उसका उपलब्ध है, आप उसे मंगवा सकते हैं और उन्हें लगा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा किस्म है जो अचार बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला अचार बनाता है ये, तो आप इसे ले सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी किस्म जो है उसका आप चुनाव कर सकते हैं अगर आप अचार के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपसे अब यही, क्योंकि सवाल भी आ गया है, तो प्रसंस्करण के हिसाब से आम की बात करें, अमरूद, या फिर जैसे हम नींबू वर्गीय फलों की बात कर रहे हैं, तो प्रसंस्करण के हिसाब से कौन सी वैरायटियाँ हैं जिनके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे किसानों को? मुख्यतः जो हम किस्में जो लगाते हैं प्रसंस्करण के हिसाब से उसमें कोई ना कोई जो मैं कहूँ न्यूट्रोस्यूटिकल गुण हो, चाहे गूदा लाल हो जिसमें एंथोसाइनिन हो या और भी पोषक तत्व है, तो ऐसे किस्मों को ही लेते हैं हम उसके प्रसंस्करण के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, अमरूद में जैसे ललित है, पंजाब किरण है, इसी तरह हिसार सुरखा है या इलाहाबादी सुरखा है, जिसमें गूदा ही गुलाबी होता है। इससे बेहतर क्या होता है कि इससे नेक्टर बनाने में जो उसमें जो रंग से आता है, जो नेचुरल होता है, और उसके बहुत ही अच्छा माने पोषक के लिए कहें तो बहुत ही बढ़िया रहता है, और लंबे समय तक हम उसे रख सकते हैं। साथ ही ये भी देखना है कि उसमें कोई औषधीय गुण अगर है किसी फल में, किसी किस्मों में, तो उसे हम ले सकते हैं। जैसे आजकल जैसे आपने देखा होगा जामुन लोग ले रहे हैं, या नींबू को पहले हम लोग सोचते भी नहीं थे कि 30-40 रुपए किलो बिकता था, लेकिन पिछले एक दशक से मैं कहूंगा इसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है, किसानों ने इसको लगाना शुरू किया है। ऐसा इसलिए हो पाया कि इसके प्रसंस्करण लोगों ने शुरू किया, और यही वजह है कि हाल में भी हमने देखा कि लोगों ने नींबू का नींबू उसका डब्बा बंद अब उत्पाद आ रहा है और लोग लगा रहे हैं इसे। जी राकेश, एक कॉलर और है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ नमस्कार राकेश जी, बताइए क्या प्रश्न है? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। हेलो जी राकेश जी, आपकी आवाज बहुत स्लो है, बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा ऊंचा। हेलो, चलिए गन्ने की प्रजातियों के बारे में शायद इन्होंने जानने का प्रयास किया था। पांडे साहब, गन्ने की कौन कौन सी अच्छी प्रजातियां हो सकती हैं? जौनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे दर्शक हैं। गन्ने की प्रजातियों की जब हम बात करें तो हर राज्य में खास करके जो राज्य के अनुसार गन्ने की वैरायटी होती हैं उसकी लोग खेती करते हैं, लेकिन वर्तमान में 70 से 80% जो किस्म उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि राज्यों में 70 से 80% का रकबा हमारे केंद्र, जहां से मैं बात कर रहा हूं, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान जो कोयम्बटूर की एक इकाई है और करनाल में अवस्थित
हमारी ही किस्म है CO0238। इसका रकबा सभी उत्तर भारत के राज्यों में 70 से 80% है और अभी भी इसकी खेती 7 से 8 वर्षों तक ठीक ढंग से की जाती है। मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि CO0238, CO01118, अभी मैंने दिसंबर में एक वैरायटी निकाली है CO15023, जिसमें बहुत सारा चीनी है और अच्छी उपज भी है। तो मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि इन 3 किस्मों की खेती करें, इससे आप भी लाभान्वित होंगे। और उत्तर भारत की चीनी मिलें अलग अलग गोदाम बना लिए हैं हमारी केवल एक CO0238 किस्म के आने से, और इतना इनकम इस देश को राजस्व प्राप्त हुआ है कि भारत सरकार के कृषि विभाग का जितना बजट है, हमारी एक CO0238 किस्म ने इतना इस देश को राजस्व दिया है। चीनी मिलों ने अलग अलग गोदाम बना के उनको चीनी रखने की जगह नहीं रही, चीनी का निर्यात रुक गया। तो किसान भाइयों, आप CO0238 किस्म की खेती करें और अभी 7-8 वर्षों तक इससे लाभ लें। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपने बताया कि अच्छी कौन सी वैरायटी है जिसका चुनाव हमारे दर्शक कर सकते हैं, और गन्ने के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कृषि अर्थव्यवस्था की इसे रीढ़ भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, कुछ और कॉल्स लेंगे आपकी, और आज के जो विषय है इस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं गन्ने फसल में कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से करें और नए बाग की स्थापना किस तरह से की जाए। खासतौर पे आम, अमरूद और नींबू वर्गीय फलों की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपकी कॉल्स का तो हमें इंतजार है ही, साथ ही विशेषज्ञ भी आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं। एक कॉलर है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। जी मैडम। जी कुलदीप जी बताइए क्या सवाल है? मैडम ये सवाल है मेरा कि अभी हमने जैसे सोयाबीन की बुआई कर दी है हमारे एरिया में। जी बताइए। मैडम अभी हमने सोयाबीन की बुआई कर दी है हमारे एरिया में और वर्षा नहीं हो रही है, तो अभी हम क्या करें? कुलदीप जी आपने कौन सी फसल ली है? गन्ने की फसल ली है? सोयाबीन, माफ कीजिएगा। आपने गन्ने के बारे में सवाल है आपका कि किसके बारे? कुलदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं?
सोयाबीन के बारे में इन्होंने बताया, हालांकि हमारा विषय गन्ना है, लेकिन आप कुछ बता पाएंगे इस पर? सोयाबीन फसल के बता रहे हैं कि इनके क्षेत्र में अभी तक बारिश नहीं हो रही है ठीक से। नहीं, तो इन्हें तो भूजल का ही उपयोग में लाना पड़ेगा और एक मिनिमम एक लाइफ सेविंग इरिगेशन इनको देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो बिजाई हुई है ये पौधे बेकार ना जाएं। तो कोशिश करें कि बहुत हल्की सिंचाई तो आप जरूर कर लें। और जैसा कि मानसून इस बार देरी हो रही है काफी, मैं समझ सकता हूँ कि 9 के आसपास बिल्कुल आपके यहाँ हो जाएगी। तो कोशिश करें कि एक हल्की सिंचाई भूजल को लेकर आप कर लें। और जहाँ तक मेरी जानकारी, सोयाबीन में तो बहुत ज्यादा सिंचाइयाँ भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है। जी। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी भी बढ़ गई है, जैसे 3 से 4 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, तो यहाँ ये कोशिश करें कि सिंचाई कर लें। जी बिल्कुल। पांडे साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे गन्ने के बारे में, और कोई, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से कुछ विशेष जानकारियां हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जिसका ध्यान रखें। किसान भाइयों, आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि गन्ना की फसल की देखभाल आपने छोड़कर धान की फसल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पानी जो गन्ने में देना चाहिए, आप धान में ज़्यादा रुझान है आपकी, तो आप लोग क्या धान की खेती के साथ साथ अपने गन्ने की फसल में भी ध्यान दें। जो मैंने बताया, अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है उसका प्रयोग करें। कीट व्याधि मैंने बताया, उनका नियंत्रण प्रबंधन करें, और गन्ने में 7 से 8 दिन पर हल्की सिंचाई। पांडे साहब, मैं रोकना चाहूंगी, कॉल है, कर्नाटक से आई है कॉल, आइए बात कर लेते हैं एक बार। हेलो जी, नमस्कार, बताइए क्या? मुझे थोड़ा गन्ने के बारे में, जब लगाते वक्त कैसे बीज उपचार जो बता रहे थे वो बीच में सही नहीं सुनाई दिया, इसलिए इसका बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अवतार साहब आया कर्नाटक से, गन्ने में बीज उपचार जानना चाह रहे थे, किस तरीके से किया जाए, कुछ बात जी। गन्ने में बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है, और इसके बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम या प्रति कुंटल 100 सीड पे 100 ग्राम पानी में डालकर, कम से कम, जो किसान भाई करते क्या है कि 2 मिनट के लिए डुबाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम से कम 15 से 20 मिनट उसको डुबाकर इसके बाद छाया में सुखाकर बिजाई करें। दूसरा, बीज शोधन के लिए मेरा सुझाव ये होगा कि ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान जो आपके बगल में कोयम्बटूर में हमारा मुख्यालय अवस्थित है, वहाँ से एक हम लोगों ने गन्ने की बीज शोधन यंत्र का निर्माण किया है, वहाँ से आप मंगा लें। जो मैंने 20 मिनट की बात करी, उस मशीन के द्वारा आप 5 मिनट में अपने गन्ने का बीज शोधन कर लेंगे। उसमें कीटनाशी, रोगनाशी, रसायन को डालकर 5 मिनट में आप शोधित करें, आपका समय बचेगा और बहुत ही ठीक ढंग से हमारे गन्ना के बीज का शोधन हो जाएगा। आप इसको कोयम्बटूर से, और हमने कई साउथ इंडिया में कई एजेंसी को लाइसेंस दिया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, और गन्ने का बीज शोधन करना अति आवश्यक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे साहब, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों की कॉल्स के जवाब दिए, और गन्ने में किस तरीके से इस वक्त बीमारियों का हमला हो सकता है उसको लेकर हमारे किसान अपने स्तर पर किस तरह से प्रबंधन करें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जानकारियाँ हमारे माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया आपका। और अंत में आपसे मैं डॉक्टर सिंह चाहूँगी कि हमारे वो किसान जो कि बागवानी से जुड़ रहे हैं, नए बाग के बारे में और क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसा कि विषय है कि नए बाग की स्थापना, यहाँ मैं किसानों को ये बताना चाहूँगा कि जिस भी स्रोतों से, या विश्वविद्यालय हो या नर्सरियाँ हैं, उनसे उन्होंने संपर्क कर रखा है, तो वहाँ से जब वो पौधा लेते हैं तो कोशिश करें कि वो प्रमाणित वाले हों। ऐसा ना हो कि कोई अगर दशहरी ला रहे हैं या अम्रपाली ला रहे हैं तो अम्रपाली ना हो कि वो दशहरी बन जाए। तो कोशिश करें कि वो गुणवत्ता वाले हों, बिल्कुल प्रमाणित हों कि हाँ ये पौधे हैं, वो लें। हमेशा पौधे, जैसे आपको अगर 500 पौधे लगाने हैं तो उससे 10 से 15% ज़्यादा पौधा लें, जिससे कि प्रायः देखा गया है कि लगाने के बाद कई पौधे मर जाते हैं, तो उन्हें रिप्लेसमेंट के लिए सेम एज, ये इसलिए मैं जरूरी कहता हूं कि फिर आप उसी नर्सरियों को उसी खर्च में आप लाएंगे तो खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि 10 से 15% पौधा ज़्यादा लाएं और उन्हें लगाएं। और एक और मैं सलाह दूंगा, जब आप पौधे की आप किस्मों की चयन करते हैं तो उनमें भी विविधता लाएं।
कुछ अगेती पकने वाली हो, कुछ मध्यम पके, कुछ लेट पके, तो ऐसे किस्में लगाएंगे तो वो आपको ज्यादा पैसा देगी, ना कि एक ही किस्म लगा दें जिससे कि वो एक समय पे अगर आंधी चल गई, तूफान सा आ गया या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, फल झड़ गए, तो फल भी गुणवत्ता वाले नहीं मिलेंगे और आपको बहुत ज्यादा क्षति होगी। तो कोशिश करें कि एक जो मिश्रण बनाए किस्मों का। और दूसरी बात अच्छी होती है कि जब 2 से ज्यादा किस्म लगाते हैं हम, तो उनमें आपस में परागण बहुत अच्छा होता है, तो फल भी अच्छा बनते हैं। जी जी, तो ऐसा कर सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में आए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी। डॉक्टर सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। हम कल बात करेंगे समन्वित खेती में विभिन्न घटकों का समावेश और इसके अलावा मूंग व चौला की किस्में एवं बुआई। तो कल का ये हमारा विषय होगा और कल फिर हम आपके कॉल्स का इंतज़ार करेंगे। अगर आप हम तक अपने सवाल पहुंचाना चाहते हैं तो आइए बताते हैं किस तरीके से आप हम तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोशल नेटवर्किंग से भी हमें संपर्क कर सकते हैं, यानी फेसबुक से भी जुड़े। फेसबुक में जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा जिसे आप फॉलो करें और साथ ही अपने सवाल भी फेसबुक के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और आइए अब आपको बता देते हैं हमारा हेलो किसान टोल फ्री नंबर, कॉल सेंटर नंबर क्या है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जाते जाते एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। बस इसके लिए करना आपको ये है कि इस QR कोड को अभी आप अपने फ़ोन से स्कैन करें और किसी भी समय हमारे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण चाहे वो देख सकते हैं या फिर पुराने एपिसोड्स आप देखना चाहते हैं, ये सभी कुछ YouTube पर आपके लिए उपलब्ध हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।